जोहार संगवारी हो, आज हम हिंदी कहानी सुनेंगे। गरीब बहू को मिला मुंह दिखाई में लग्जरी गिफ्ट। गरीब बहू को मुंह दिखाई में मिले लग्जरी गिफ्ट्स। रोड पर पानी भरा था, पर फिर भी पूजा अपने पिता के ऑटो में बैठकर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। बारिश के चलते कितना लंबा ट्रैफिक है। तेरे कपड़े भी गंदे हो गए। भाई इंटरव्यू तो तू कल भी दे सकती थी। पापा, इस कंपनी में काम करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। बड़ी मुश्किल से आज इंटरव्यू फिक्स हो पाया है। जाना बहुत जरूरी है। अगर एक बार मेरा इस कंपनी में जॉब लग गई तो आपको ऑटो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं और तू है कि नौकरी के पीछे पड़ी है। कुछ देर में पूजा अपने पिता के साथ एक बड़ी सी कंपनी पहुंचती है और जल्दी से अंदर जाती है, जहां ऑफिस का मैनेजर उसे देखकर रिसेप्शन एरिया के पास ही खड़ा रहने को कहता है। कुछ देर में जब पूजा इंटरव्यू के लिए कैबिन में जाती है तो एचआर बबीता उसके गंदे कपड़े देखकर उसका मजाक बनाती है और अपने नौकर को बुलाती है। रामू काका, एक कॉफी लेकर आना। और तुम, देखा तुमने, हमारे यहाँ जो नौकर साफ सफाई का काम करते हैं उनके कपड़े भी तुम्हारे कपड़ों से काफी साफ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी गरीब को अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी? पर नौकरी तो काबिलियत पर होती है, और आपने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया। मैं तो तुम्हें दरवाजे से ही भेजने वाला था, पर हमारी कुछ मजबूरी थी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पूजा ने जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए इतनी मेहनत करती थी, वहाँ उसका इंटरव्यू भी नहीं होता और उसकी गरीबी के चलते उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब पूजा उदास अपने पिता के ऑटो में बैठती है और घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में बात करते हुए अपने पिता को सारी बात बताती है। कुछ देर में सुरेश और पूजा की नज़र रोड की तरफ सूरज नाम के लड़के पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़े होकर बार बार टाइम देख रहा होता है और फोन पर बातें कर रहा होता है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, ड्राइवर को बोलो मेरी दूसरी गाड़ी जल्दी लेकर आए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे ऑटो में बैठ सकते हैं। मैं भी बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, पर मेरे गंदे कपड़े के चलते उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। पर मैं नहीं चाहती कि इस बारिश की वजह से आपका भी काम खराब हो। मैं कभी ऑटो में नहीं बैठा। बेटा, सारे काम कभी न कभी पहली बार ही करने पड़ते हैं। बारिश का मौसम है, बहुत ट्रैफिक लगा है, पता नहीं तुम्हारा ड्राइवर कब तक आए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। सुरेश और पूजा के कहने पर सूरज उनके ऑटो में बैठ जाता है और बात करते हुए कुछ ही देर में सुरेश सूरज को उसकी मंजिल तक छोड़ देता है। और जब सूरज सुरेश को पैसे देता है तो पूजा और सुरेश पैसे लेने से मना कर देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसके आगे हमारा घर है, हम घर ही जा रहे थे तो सोचा आपकी भी मदद कर दे। इतना बोलकर पूजा अपने पिता सुरेश के साथ वहां से चली जाती है, पर सूरज के मन में अपनी छाप छोड़ जाती है। जिसके बाद सूरज पूजा के बारे में पता लगवाता है और उसे पता चलता है कि पूजा एक गरीब घर की लड़की है और उसने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया है, पर गरीबी के चलते उसे कोई भी कंपनी अपनी कंपनी में जगह नहीं दे रही। अब सूरज पूजा को पसंद करने लगता है और उससे बात करने उसके घर जाता है। अरे बेटा, तुम हमारे घर? अंकल, क्योंकि आपकी वजह से मेरी मीटिंग सफल हुई तो सोचा आपको थैंक यू बोल दूं। थैंक यू पूजा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग पूरी हो पाई थी और अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्यों ना हम अपनी आने वाली जिंदगी एक साथ बिताएं। बेटा, तुम बहुत बड़े घर के हो और मेरी बेटी गरीब घर की। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, इसलिए हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हें तभी देंगे जब तुम अपनी फैमिली के साथ आओगे। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होता। मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ आऊंगा और पूजा का हाथ मांगूंगा। बहुत अच्छी बात। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सूरज अपनी माँ आशा और पिता विनोद के साथ पूजा का हाथ मांगने आता है। बहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। अब समझ में आया क्यों मेरा बेटा पूजा से ही शादी करना चाहता है। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। बहन जी, हमें हमारे घर के लिए लक्ष्मी चाहिए, जो हमें मिल चुकी है। अब तो बस आप मुंह मीठा करवाइए। जल्दी से सुरेश बाहर से मिठाई का डिब्बा खरीद के लाता है और सभी का मुंह मीठा कराता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा और सूरज की शादी होती है। बबीता भाभी, कविता भाभी, आपकी देवरानी आने वाली है। पूरा सजा दिया ना? हाँ काजल, हमने पूरा घर सजा दिया। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट में हो रही हूँ। कौन है वो लड़की? अगर ऑफिस का इतना काम ना होता तो मैं भी शादी में जाती और अपनी होने वाली देवरानी को देख पाती। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कविता, बबीता, काजल और अमित घर में रहकर पूजा, आशा और विनोद के आने का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही सूरज पूजा के साथ अपने घर आता है तो आशा सबसे पहले अंदर जाती है और रसोई से पूजा की थाल लाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है।
और जब कविता, बबीता और अमित पूजा को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी, ये तो वही लड़की है जो इस दिन ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। इसी का सीवी देवर जी को सबसे ज्यादा पसंद आया था, पर मीटिंग के चलते उस दिन देवर जी ऑफिस नहीं आए और मैंने इस बात का फायदा उठाकर इस लड़की को ऑफिस से निकाल दिया और आपकी दोस्त को लगा दिया। अगर घर वालों को पता चल गया कि ये वही लड़की है तो क्या होगा? आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो घूम फिर कर हमारी मुलाकात इस लड़की से हो रही है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गरीब हमारी देवरानी बन जाएगी। जहाँ कविता और बबीता पूजा को देखकर नाखुश थी, तो वहीं पूजा भी बबीता को देखकर काफी हैरान होती है। कुछ देर में काजल अपनी भाभी को कमरे में ले जाती है और उन्हें आराम करने को कहती है और पूरा परिवार पूजा की गैर मौजूदगी में उसके लिए कुछ प्लान करता है। माँ, पापा, वो गरीब घर की लड़की है, भला उन गरीबों के लिए हम इतना क्यों सोचें? तुम्हारी इसी गिरी हुई सोच की वजह से आज तुम अपने दोनों भाइयों से पीछे हो। वो लड़की भले ही गरीब है, पर इस घर की अब बहू है। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी दोनों बड़ी बहू को उनके मुंह दिखा लग्जरी गिफ्ट दिए, वैसे ही हम अपनी पूजा बहू को भी गिफ्ट दें। माँ, काजल भाभी, बबीता भाभी तो अमीर घर से थी, इसलिए हमें ज्यादा कुछ प्लान नहीं करना पड़ा और उनकी मुंह दिखाई अगले ही दिन हो गई। पर हमें तो पूजा भाभी के बारे में कुछ नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। उनकी पसंद नापसंद जानने में भी तो हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। मैं 2 दिन में उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता करूंगी और आप लोग उनके मुंह दिखाई का गिफ्ट प्लान करना, क्योंकि हम उनकी मुंह दिखाई अब 2 दिन बाद करेंगे। पूरा परिवार पूजा की मुंह दिखाई को स्पेशल बनाने के लिए उसकी मुंह दिखाई 2 दिन बाद रखता है, पर इस बात से अनजान पूजा अपने कमरे को देख रही होती है और तभी वहां सूरज आता है। क्या हुआ पूजा, तुम कमरे को ऐसे क्यों देख रही हो? और अब तक तुमने अपना सामान भी अलमारी में नहीं रखा? एक्चुअली मैंने इतनी लग्जरी अलमारी कभी नहीं देखी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे खोलूं। कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। अब सूरज पासवर्ड डालकर अलमारी को खोलता है और उसमें पूजा का सारा सामान रखता है। कुछ ही देर में सूरज और पूजा सोने के लिए लेट जाते हैं, पर सूरज के सोने के बाद भी पूजा को नींद नहीं आती और वो काफी करवटें बदलती है और उसे अपने मायके के पुराने दिन याद आते हैं। पता नहीं मेरी कमर का दर्द कब जाएगा। माँ, तुम जमीन पर सोती हो इसलिए तुम्हारी कमर और पीठ में दर्द है, पर तुम चिंता मत करो। जब मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करूंगी तो सबसे पहले तुम्हारे लिए मुलायम बिस्तर लेकर आऊंगी। अपने मायके के दिनों को याद करके पूजा फ्लैशबैक से बाहर आती है और जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर लेट जाती है। मायके में मेरे पास एक गद्दा भी नहीं था और यहाँ कितना मुलायम बिस्तर है, पर फिर भी मुझे इस मुलायम बिस्तर पर नींद नहीं आ रही। जमीन पर कितना सुकून है। इतना बोलकर पूजा जमीन पर ही सो जाती है, क्योंकि अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, इसलिए वो सबसे पहले उठकर रसोई में जाती है, जहां नौकर उसे रसोई में रखी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और तभी वहां कविता और बबीता आई। मुझे तो तुमने पहचान ही लिया होगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी तो तुम मेरे देवर को फंसा लोगी। बबीता जैसी भी है, अब पूजा हमारी देवरानी है, ऐसा मत बोलो। और इस बेचारी को तो पता भी नहीं था कंपनी का मालिक कौन है। वैसे तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए हम रसोई में तुम्हारी मदद करवाने के लिए आए हैं। आप दोनों मेरी मदद के लिए आई, मेरे लिए ये बहुत है। पर मुझे बिरजू काका ने सब बता दिया है। हाँ, इस घर के नौकर तुम्हारे साथ रह सकते हैं, वो भी गरीब, तुम भी गरीब, क्योंकि माँ जी और बाकी लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो तो देवर जी की जिद पर उन्होंने तुम्हारी शादी देवर जी से करवा दी और तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि देवर जी को बुरा ना लगे। तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें भड़का रहे हैं, पर तुम खुद ही सोचो ना, पहले तुम्हारी मुंह दिखाई होती है, उसके बाद पहली रसोई, पर तुम्हारी मुंह दिखाई तो हुई नहीं। क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता? अब आप लोग ही मेरी मदद कीजिए ना, मैं क्या करूं? कैसे घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाऊं? वैसे घर में सबको सोयाबीन, करेला, टिंडा, तेल वाली चीज बहुत पसंद है, तुम उनके लिए ऐसे ही कुछ बना लो। हमने तुम्हें बता दिया कि घर में सबको क्या पसंद है, बाकी अब तुम्हें खुद संभालना है। कविता और बबीता पूजा से झूठ बोलकर वहां से चली जाती हैं और पूजा भी घर वालों के लिए करेले, टिंडे, अरबी, सोयाबीन, रोटी, पराठे, पूड़ी बनाकर लाती है। और जब पूरा परिवार खाना देखता है तो उनका मुंह बन जाता है। भाभी, आज आपकी पहली रसोई थी, कुछ अच्छा बना लेती। काजल, पूजा गरीब घर से है, वो भलाई वो खाना कैसे बना सकती है जो हम खाते हैं? घर वालों की बातें सुनकर पूजा उदास हो जाती है, तो वहीं कविता और बबीता काफी खुश होती हैं। पर फिर भी पूरा परिवार पूजा का दिल रखने के लिए उसके हाथों का बना खाना खाता है और काफी तारीफ करता है। बहू, वैसे हमारे घर में कोई भी तेल वाली चीज नहीं खाता और करेला तो किसी को नहीं पसंद, पर तुमने सब कुछ इतना स्वादिष्ट बनाया है कि हमें ये सब काफी पसंद आया। अब से हम यही सब खाना खाएंगे, वैसे भी ये हेल्दी होता है। लगता है मैं धीरे धीरे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना रही हूँ। पूजा की तारीफ सुनकर कविता और बबीता को बहुत गुस्सा आता है और अब पूजा को परेशान करने के लिए जानबूझकर नौकरों की छुट्टी कर देती हैं। और जब पूरा परिवार पूजा के लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए बाहर जाता है तो इसी का फायदा कविता और बबीता उठाती हैं।
बबीता दीदी, हमारे घर में तो कितने सारे नौकर थे, लगता है बेचारी पूजा के आने पर माँ जी ने सारे नौकरों को छुट्टी कर दी है। सही कह रही हो। मैंने सुना था जब माँ जी कह रही थी कि अब घर में एक मुफ्त की नौकरानी आ गई है तो इतने नौकरों को क्यों रखना।